नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्रोविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्रोविंदो सोसाइटी द्वारा और उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में आज हम जिस राज्य के बारे में या जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे वो है हमारे उत्तर देश के उत्तर पूर्वीय राज्य सिक्किम से। तो आज हम सिक्किम के इनोवेटिव आइडियाज पे, सिक्किम के शिक्षकों द्वारा दिए गए इनोवेटिव आइडियाज पे आपसे चर्चा कर रहे होंगे, आज डिस्कशन कर रहे होंगे। ये बुकलेट मेरे सामने है सिक्किम की, जो हमने आइडियाज लिए सिक्किम के टीचर्स से, उनसे जो आइडियाज हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस प्राप्त हुई, जो हमें नवाचार प्राप्त हुए, जिन नवाचारों को हमने चयन किया जो हमारी चारों शर्तों पे खरे उतरते थे, उन सभी आइडियाज को हमने इसमें शामिल किए। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिक्किम स्टेट का लोगो दिखेगा। तो हर राज्य की अपनी, जिन राज्यों में हमें ट्रेनिंग दी, जिन राज्यों में हम टीचर से मिले, जिनसे हमने इनोवेटिव आइडियाज लिए, उन राज्यों की हमने अपनी एक नवाचार पुस्तिका लॉन्च की। तो ये पुस्तिका जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें सिक्किम के शिक्षकों ने आइडियाज दिए और इसीलिए इसमें सिक्किम राज्य का लोगो बना हुआ है। हम इस हफ्ते आपसे जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पर डिस्कशन अब कर रहे होंगे वो है सिक्किम की। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों का डिस्कशन एक एक करके नवाचार पुस्तिका पे आपको करते चलेंगे। और आज सिक्किम के इन इनोवेटिव आइडियाज का जो डिस्कशन मैं आपसे करने जा रहा हूँ उस केस स्टडी का नाम है खेल खेल में शिक्षा। अब खेल खेल में शिक्षा अगर आप देखेंगे तो हम जो भी नवाचार पुस्तिका उठाते हैं, हर नवाचार पुस्तिका में एक बात आपको कॉमन मिलेगी और वो कॉमन बात ये है कि सारे ही इनोवेटिव आइडियाज या सारी की सारी बुकलेट में एक केस स्टडी कॉमन है और वो है खेल खेल में शिक्षा। क्यों खेल खेल में शिक्षा इनोवेटिव आइडिया ये केस स्टडी इतनी फेमस है, उसका एक कारण है। पहला कारण तो ये कि हम सब शिक्षक कभी ना कभी बच्चे रहे और हम सबको खेलना कूदना बहुत पसंद रहा। और बच्चों की क्यों बात करें, अभी भी हम में से बहुत सारे लोग चेस, कैरम, लूडो या टेबल टेनिस इत्यादि कई, या टेनिस, बैडमिंटन, या हो सकता है कई लोगों को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट हो, तो हम अभी भी कई सारे लोग ऐसे खेल खेलते हैं। और सही मायने में बोलूं तो बच्चा बचपन से ही खेलना सीखता है। आप खुद सोचिए, खुद इस बात को अगर हम ध्यान दें कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही या जब थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो अगर रोने के अलावा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, शारीरिक गतिविधि कर रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है। ये कहते हैं ना, हम कहते हैं बच्चा खेल रहा है। अगर वो सो नहीं रहा होता है, वो रो नहीं रहा होता है, अगर वो हाथ पैर अपने हिला रहा होता है पालने में या बेड में लेटे लेटे, तो हम कहते हैं बच्चा खेल रहा है। तो खेलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो जन्म से ही आती है। अब अगर ये इतनी स्वाभाविक प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों की ये स्वाभाविक प्रक्रिया, तो उसमें उनको अपने आप खेलने में इंटरेस्ट आता होगा या वो उनकी दैनिक गतिविधि का एक हिस्सा होगा। और इसी कारण से टीचर ने सोचा कि क्यों ना खेल को शिक्षा में शामिल किया जाए, मतलब खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए। खेल और शिक्षा को एक साथ मिलाकर कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी तकनीक, कोई ऐसा तरीका इजाद किया जाए जिससे बच्चों के लिए लर्निंग या सीखना बहुत आसान एवं रोचक हो जाए। और इसी थॉट प्रोसेस के कारण हमारे टीचर्स ने जो इनोवेटिव आइडियाज दिए या जो केस स्टडी दी उसका नाम है खेल खेल में शिक्षा या लर्निंग थ्रू गेम्स। टीचर ने कहा कि सर हमारे क्लास में बच्चे आते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, पूरे फोकस, पूरे अटेंशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों को उत्तर नहीं आता। टीचर ने कहा सर हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन जब बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कई बार उत्तर नहीं देते, भले ही वो शारीरिक रूप से क्लास में प्रेजेंट है लेकिन मानसिक रूप से उनका दिमाग कहीं और होता है। टीचर ने कहा कि सर मेरे मन में थॉट है कि ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जैसे बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का पूरा फोकस, बच्चों का ध्यान कक्षा की ओर पूर्ण रूप से खींचा जा सके। तो उनके मन में एक थॉट आया कि सर दुनिया में कोई भी बच्चा हो सकता है उसे
पढ़ना पसंद ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलना कूदना पसंद नहीं हो। और इसी थॉट प्रोसेस के कारण टीचर ने कहा कि सर मैंने एक नवाचार दिया जिसका नाम रखा खेल खेल में शिक्षा। और आज खेल खेल में शिक्षा नवाचार के अंतर्गत हम दो नवाचार आपसे डिस्कस करेंगे। मैं टीचर्स के नाम आपसे डिस्कस कर देता हूँ पहले कि वो कौन से शिक्षक है जिन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिए। एक दो टीचर्स हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिए। उनका नाम है चुंदी नर्दन जिन्स्पा मैम जो कि ईस्ट सिक्किम से हैं, और दूसरा ताश्री भूटिया मैम जो कि गवर्नमेंट मिली बाजार सेकेंडरी स्कूल सिक्किम से हैं। तो ये दो टीचर्स हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। पहला इनोवेटिव आइडिया जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है फुटबॉल। हर राज्य में अगर आप देखेंगे, और हम क्यों ये वेबिनार कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद महसूस करेंगे कि हर राज्य के अपने खान पान, रहन सहन, संस्कृति, खेल कूद के अनुसार ही उनके जो नवाचार है वो भी वैसे ही होता है। आप गोवा से उठाएंगे तो हो सकता है आपको मछली का खेल या मछली के माध्यम से, फिशिंग के माध्यम से, मछली पकड़ने के नाम माध्यम से कोई शिक्षा वाली ज्ञान मिले या कोई नवाचार मिले। आप उत्तराखंड या हिमाचल की बात करें तो वहाँ पहाड़ों से, कंकड़ पत्थर इत्यादि से कोई नवाचार रिलेटेड मिले। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो हो सकता है वनों पर्वतों से रिलेटेड कोई नवाचार आपको मिले। तो हर राज्य की अपनी जो खूबियां हैं उससे संबंधित अक्सर आपको नवाचार देखने को मिलेंगे, क्योंकि शिक्षक के सामने जो परिस्थितियां आ रही थी, जो चुनौतियां आ रही थी, उन्हीं परिस्थितियों से पार पाने के लिए, उन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए, कुछ नवाचार, उस तरीके निकाले जिससे उनके स्कूल में, उनके विद्यार्थियों में उसका कुछ लाभ मिले, कुछ बेनिफिट। और इसी तरीके से जो सिक्किम का हम इनोवेटिव आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फुटबॉल। अब फुटबॉल क्यों? फुटबॉल इसलिए क्योंकि सिक्किम में फुटबॉल बहुत प्रचलित है। लोग, मैं जैसे सिक्किम गया हूं तो मैंने भी देखा है कि लोगों को फुटबॉल के प्रति बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे क्रिकेट अक्सर खेलते हैं, ज्यादातर खेलते हैं। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो हरियाणा साइड आप देखेंगे कि बच्चे कुश्ती, पहलवानी इत्यादि में ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासतौर से सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल में भी देखें तो लोग फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए जो हमारे देश के सबसे बड़े फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया जी हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही हैं हमारे। तो फुटबॉल वहाँ का बहुत प्रचलित, बहुत कॉमन गेम है, बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चे जैसे हमारे मतलब आप सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में देखोगे तो बच्चे उठेंगे और क्रिकेट खेलने के लिए भाग जाते हैं, वैसे वहाँ लोगों को फुटबॉल के प्रति क्रेज। और इसी कारण से टीचर ने फुटबॉल से रिलेटेड एक इनोवेटिव आइडिया दिया। टीचर ने कहा कि सर फुटबॉल ऐसा खेल है जो बच्चों को बहुत प्रिय है, और दो विषय खास तौर पे, पहला मैथ्स और दूसरा फिजिक्स, दोनों विषय वैसे हैं तो बहुत रोचक, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मांगते हैं, ज्यादा फोकस, ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, ज्यादा सिटिंग मांगते हैं, ज्यादा देर तक बैठ करके आपको करना पड़ता है प्रश्नों को हल। इस वजह से बच्चों का इंटरेस्ट इन दोनों विषय से हटने लगता है, और क्योंकि जब बच्चों का इंटरेस्ट इनसे हटने लग गया तो अपने आप उनके नंबर कम आते हैं, और जब बच्चों के नंबर कम आते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये विषय कठिन है, मैं इसमें बेहतर नहीं परफॉर्म कर रहा। बट अगर बच्चे थोड़ा सा समय दें विषयों में तो निश्चित तौर पर इन दोनों विषय, जैसा मैंने कहा गणित और फिजिक्स, इन दोनों पे बेहतर कर सकते। टीचर ने कहा कि सर हमारे यहाँ फुटबॉल का गेम प्रचलन में है, फुटबॉल बहुत प्रचलित खेल है हमारे एरिया का, हमारे प्रदेश का। तो हमने सोचा कि क्यों ना फुटबॉल के खेल के माध्यम से ही जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनको बहुत सारी बातें सिखा दी जाए। टीचर इसके लिए गतिविधि क्या करते हैं? टीचर्स बच्चे को सबसे पहले जो टॉपिक है सब्जेक्ट का वो टॉपिक पढ़ाते हैं, फिजिक्स या मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद जो खेल कूद का पीरियड होता है उसमें टीचर बच्चों को लेकर के स्वयं भी बच्चों के साथ खेल कूद के मैदान में जाते हैं। बच्चों की दो टीम डिवाइड की जाती है। अब एक बच्चा किक मारता है फुटबॉल पे, और टीचर बच्चों को बताता है कि कर्व क्या होता है, किस तरीके से कर्व फॉर्मेशन होता है, एंगल क्या होता है,
और स्पीड कितनी लगी उस फुटबॉल को जब आपने हिट किया तो उस जगह पे पहुंचने के लिए, तो फोर्स कितना लगा, एक्सेलरेशन कितना लगा। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बतानी है तो टीचर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी और मोशन भी बड़ी आसानी से फुटबॉल के खेल के माध्यम से बता देते हैं। अब इसके बाद टीचर्स बच्चों को स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और उन्हें एनालाइज करने के लिए बोलते हैं। गणितीय जो गणना है उनको, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए टीचर बोर्ड पे बच्चों को ले जाते हैं और उनसे खुद ही प्रश्न पूछे हैं। उदाहरण के तौर पर एवरेज हाइट, वेट और एज ऑफ द प्लेयर एक्सेट्रा टीचर्स पूछ सकते हैं। टीचर्स बच्चों से उम्र पूछते हैं। अब मान लीजिए 10 बच्चे हैं, टीचर बच्चों से उम्र पूछते हैं कि सब बच्चों की उम्र कितनी है, और उनसे फिर पूछते हैं कि अगर 10 बच्चों की उम्र इतनी है तो बच्चों की टोटल बच्चों की एवरेज हाइट कितनी होगी, तो एवरेज एज कितनी होगी। सिमिलरली हाइट मेजर करते हैं बच्चों की और उनसे पूछते हैं आपकी एवरेज हाइट कितनी होगी। सिमिलरली टीचर बच्चों को बोलते हैं कि मान लीजिए 5 गेम खेले और टोटल 100 गोल हुए। एक गेम में फॉर एग्जांपल, या हम बोल देते हैं एक गेम में 25 गोल हुए, दूसरे में 38 गोल हुए, तीसरे में 35 गोल हुए, तो चौथे मैच में कितने गोल होंगे। अब बच्चे इसका आंसर करते हैं, वो इससे सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सिमिलरली टीचर एडिशन सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। बड़ी आसानी से टीचर बच्चों से गेम के माध्यम से या फुटबॉल के गेम के माध्यम से बहुत सारा कैलकुलेशन, स्पीड, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इत्यादि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे पॉइंटर्स एक गेम, एक खेल फुटबॉल के माध्यम से बड़ी आसानी से सिखा सकता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप, पहली बात तो ये कि आप इससे एलिमेंट्री या प्राइमरी से लेवल से लेकर के हायर क्लास तक के बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स फुटबॉल के मैच से आप मैथ्स के और फिजिक्स के टॉपिक्स सिखा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये फुटबॉल का गेम ऐसा है जो बच्चों को फैसिनेट करता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, तो बच्चे खेल खेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐसे काफी डिफिकल्ट होते हैं और कई बार हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो उसका हमने कहाँ इस्तेमाल किया असल जिंदगी में? कहीं इस्तेमाल होता है क्या पाइथागोरस थ्योरम? होता है, बिल्कुल होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जैसा हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में। तो कहाँ पे यूज होता है ये? अब बच्चे अक्सर जब घर से निकलते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए, तो पगडंडियों का शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। उनको घूम कर न जाने की वजह से शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और वही तो हो जाता है AC स्क्वायर। तो जब बच्चे स्वयं गतिविधि में शामिल होते हैं, फुटबॉल का मास, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो बड़ी आसानी से उन्हें सारा टॉपिक समझ में आ जाता है। और क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण है तो बच्चों के लिए सीखना समझना भी आसान रहता है, और ये जो लर्निंग है बच्चों की लंबे समय तक रहती है, ड्यूरेबल रहती है, और बहुत लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बच्चों को ताउम्र ये टॉपिक्स इस गेम के माध्यम से या खेल के माध्यम से अगर सिखाए जाते हैं तो याद रहता है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं क्रिकेट आपने खेला होगा या चेस आपने खेला होगा, और तो क्या आपको चेस के नियम भूल गए हैं? आपने अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले भी चेस खेला होगा तो अभी भी आपको याद होगा कि ऊंट कौन सी चाल चलता है, वजीर कैसी चाल चलता है, घोड़ा कितने घर चलता है। ये सारी बातें आपको अभी भी याद होंगी, भले आपने 15, 20 से 25 साल पहले क्यों खेला, 25 साल पहले ही क्यों ना खेला हो। इस तरीके से खेल के माध्यम से टीचर्स प्राइमरी से लेकर के हायर लेवल तक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों को याद करा देते हैं। इसी श्योर आपको ये नवाचार लगा होगा। इसको हम फुटबॉल के माध्यम की जगह, जैसे दूसरे एरियाज में फुटबॉल उतना प्रचलित नहीं है तो क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट की गेंद के माध्यम से या क्रिकेट के खेल के माध्यम से भी ये टॉपिक कराया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर
वैसे तो कहें तो संपूर्ण जानकारी अपने अंदर समेटे होता है। आपको फ्रंट साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और बैक साइड पे आपको कैलेंडर के कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स को पढ़ाने की बच्चों को, छोटी क्लासेस के बच्चों की बात करें तो अगर हमें जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाने की या फिर बच्चों को अंक पहचानवाने की, क्योंकि छोटी क्लासेस की अगर हम बात करें तो सबसे मुश्किल होता है बच्चों के लिए अंक पहचान पाना। वो अंक नहीं पहचान पाते। कई बार वो गिनती तो सीख लेते हैं पूरी, रट लेते हैं पूरी, लेकिन अगर वही गिनती उनके सामने लिख दी जाए तो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी गिनती है। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे को 1 से 20 तक गिनती आती है, आपने 17 लिख दिया, सिर्फ 17 का अंक, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि 17 का अंक कैसे लिखा जाता है, यह कौन सा है। इस कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि क्यों ना जो पिछले साल का कैलेंडर है या पिछले महीनों का कैलेंडर है तो उसको हम कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इससे बच्चों को अंक पहचानवाने के लिए, डेट के कैलकुलेशन के लिए, और या आसान से कैलकुलेशन के लिए, कुछ कठिन कैलकुलेशन के लिए, जोड़ घटाव गुणे भाग इत्यादि के लिए बड़ी आसानी से कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। किस महीने में कितने दिन होते हैं इत्यादि, ये सारी जानकारी कैलेंडर के माध्यम से बच्चों को दी जा सकती है। टीचर ने क्या किया, पिछले सालों के जो कैलेंडर थे उनके एक एक पेज फाड़ करके बच्चों को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक महीनों का जो पेज होता है, जनवरी एक बच्चे को दे दिया, फरवरी एक बच्चे को, मार्च एक बच्चे को, इस तरीके से दिसंबर तक एक बच्चे को। तो सारे बच्चों के पास अपने एक एक पेज होते हैं। अब टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपको सर्कल करना है जो भी अंक मैं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिमेंट्री क्लासेस की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो उनके लिए अक्षर पहचानवाना या गिनती पहचान करवाना एक बहुत डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। टीचर ने कहा सर मैंने कोई डिजिट बोला, मान लीजिए मैंने बोला 12, तो अब सारे बच्चों को 12 को सर्कल करना पड़ेगा, और मैं भी बोर्ड में लिख देता हूं 12। मैंने बोला 19, या तो बच्चों को जो 19 नंबर है उसको सर्कल करना पड़ता है और पेंसिल से या पेन से, और मैं बोर्ड में लिख देता हूँ 19। उसके बाद टीचर बच्चों के पेजेस मंगाते हैं कैलेंडर वाले, और चेक करते हैं कि बच्चों ने सारे वही नंबर लिखे हुए हैं या नहीं। अब एक इसमें दूसरा तरीका भी टीचर करते हैं कि पहला तरीका, जैसे पहले बच्चों को बोला जाता है कि आप वो अंक लिखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा टीचर ने बोला 19, तो बच्चे 19 को सर्कल कर लेते हैं। जब बच्चों ने सर्कल कर लिया तो टीचर फिर उस अंक को लिखते हैं 19, और फिर सारे बच्चों से पूछते हैं कि आपने यही अंक पे जो ऐसा दिख रहा है अंक है उसी को सर्कल किया है अथवा नहीं। तो इससे बच्चे अक्षर की पहचान करना सीखते हैं। सिमिलरली टीचर एडिशन भी सिखा सकते हैं कि आज 15 तारीख है, 7 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, आप उसको सर्कल कीजिए, कॉपी पे अपने लिखिए। अब बच्चे इसको कॉपी पे लिखते हैं कि किस 7 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। टीचर पूछते 15 में 7 जोड़ा तो कितना होता है, तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि सर या मैम 22 या 22। तो इस तरीके से बच्चों को एडिशन, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं कि 30 माइनस 16 कितना हुआ। अब बच्चे लाइन ना खींच करके, अगर छोटी क्लास के बच्चे तो 30 में से उल्टा माइनस करते हुए आते हैं, और जब वो 16 माइनस करते हैं तो अपने आप पहुंचते हैं 14। तो टीचर्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बच्चों को बताते हैं किस तरीके से 30 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो वो 14 आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें टीचर्स बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा बर्ड प्रॉब्लम भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर 2 लोग हैं, 2 एप्पल 2 दिन तक खाते हैं, मतलब तो कितने एप्पल वो खा जाएंगे 2 दिन में। तो बच्चे ऐड करते हैं कि 2 दिन लोग हैं, वो 2 एप्पल खाते हैं, तो 2 दिन में 4 एप्पल। सिमिलरली टीचर्स को बड़े वे में भी बोल सकते हैं कि अगर 3 लोग हैं, उन्होंने वो रोज 4 एप्पल खाते हैं, तो 10 दिन बाद वो कितने एप्पल खा चुके होंगे। अब बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी निकल आता है। इसके अलावा टीचर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, बच्चों को एज ड्यूरेशन निकालने के लिए, या मीन मीडियन निकालने के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन एक्सेट्रा के लिए बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स इस कैलेंडर के माध्यम से ही सिखा सकते हैं या सिखाए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज हैं
जिनके माध्यम से बड़ी आसानी से बच्चों को सिखाया जा सकता है डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और यकीन मानिए सबसे आसान तरीका अगर कोई है बच्चों को इन्वॉल्व करने का तो एक खेल खेल के माध्यम से शिक्षा, क्योंकि खेलना एक प्राकृतिक क्रिया है। हर किसी को खेलना कूदना पसंद होता है। बच्चा बचपन से ही खेलना कूदना पसंद करता है। उसको डॉल, खिलौने, लड़कियों को आप देखोगे बचपन में तो छोटे छोटे उनको खिलौने बनाना, गुड्डा गुड़िया बनाना, या फिर ईंट इत्यादि को पीस करके उससे खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह बनाना। तो बहुत सारी गतिविधियां इस तरीके से बच्चियां करती हैं। सिमिलर तौर पे बच्चे भी टॉयज वगैरह, कार और बहुत सारे खिलौने इत्यादियों से खेलते हैं। तो ये जो खेलना है ये नेचुरल प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया जो बच्चों के अंदर होती है, और वो उससे एंजॉय करते हैं, वो खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं खेल करके। और इस खेलने की प्रक्रिया को अगर इस्तेमाल किया जाए शिक्षा के साथ तो निश्चित तौर पर शिक्षा गतिविधि आधारित होगी, शिक्षा ज्यादा कॉन्क्रीट होगी, बच्चों को लंबे समय तक याद रहेगा, और टीचर का काम आधी मेहनत में डबल रिजल्ट के साथ आएगा। तो टीचर ने कहा सर दोनों का काम हो रहा था। मैं सोच रहा था मैं खेल खेल में पढ़ा दे रहा हूँ और बच्चे सोच रहे थे वो खेल रहे हैं। वो अपने अनुसार खेल खेल में सीख ले रहे थे, मैं खेल खेल में पढ़ा दे रहा था, काम दोनों का हो रहा था। तो ये थे आज के दो इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ कि ये इनोवेटिव आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस केस स्टडी से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। आप या तो फेसबुक में कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर जूम पे आप हमें देख रहे हैं तो सीधे फेस टू फेस आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। या फिर यदि आपके कोई अनुभव हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने अनुभव मेरे माध्यम से या इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के उन तमाम व्यक्तियों, उन तमाम शिक्षकों, उन एडुकेटर्स तक जो हमें किसी भी मीडियम, चाहे वो फेसबुक हो या जूम हो या यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं या देखेंगे, उन तक अपने अनुभव साझा कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। और हो सकता है आपके अनुभव से कोई बहुत लाभान्वित हो और आपका अनुभव उन्हें अपने विद्यालय में कुछ बेहतर और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है इन नवाचारों से संबंधित, तो आप मुझसे निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए, हमारे साथ नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे सुना और नवाचारों के इस सफर में आप हमारे साथ चल रहे हैं, कदम ताल मिलाते हुए आप सफर कर रहे हैं हमारे साथ। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अपने स्कूल पे जाएंगे, जब विद्यार्थी स्कूल आ रहे होंगे, तो आप इन नवाचारों में से कम एक नवाचार तो अवश्य अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे हैं। कोई भी वो नवाचार जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को छुआ, जिससे आपको लगता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आप कम से कम एक नवाचार तो अवश्य अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आपको उस नवाचार के इम्प्लीमेंटेशन से फायदा हो। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरज आज आपसे विदा लेता हूँ। कल हम सिक्किम के ही किसी दूसरे इनोवेटिव आइडिया, किसी दूसरे के स्टडी के साथ आपसे चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।